वेलकम टू द थियो स्टडी क्लब। मेरा नाम है शिवानी अस्तवाल। अब आज हम करने वाले बेटा पार्ट 4 यूनिट 2 का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे हो चुके हैं। मानव संबंधी सिद्धांत का जो प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें पूरा बताया गया। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसका आधा पार्ट, आधा क्या पूरा मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट उसमें है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में बस इसका थोड़ा सा एक वो रह रहा है, टेस्ट जो है वो पढ़ाना है और इसकी आलोचना वगैरह की बात करेंगे मानव संबंधी सिद्धांत की। तो इसलिए बेटा ये जो मानव संबंधी सिद्धांत वाला टॉपिक है नवशास्त्रीय सिद्धांत का, इसको समझने के लिए आप पहले पार्ट 3 जरूर देखिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और एक और बात, आपका जो सेक में सब्जेक्ट लगा हुआ है योर लॉ योर राइट वाला, वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको। आपका जीई में जो लगा हुआ है अंडरस्टैंडिंग गांधी, वो और हिंदी में जो आपका जीई में लगा हुआ है, वो सारे ही सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं 5th सेमेस्टर का। एक बजा के उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। सब्जेक्ट आपका पता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का सेमेस्टर 5 का नवशास्त्रीय सिद्धांत चल रहा है। टेलीग्राम चैनल आईडी हमारी, इस पे ये वाली पीपीटी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं भेज दूंगी। हर यूनिट से कोई 2-2 क्वेश्चन ऐसे जो 100% आएंगे पेपर में, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको मैं भेज दूंगी 10 ईयर में से। जिन बच्चों के पास 10 ईयर ना हो, ना खरीद सकता है कोई बच्चा या ना मिले आपको, तो उसमें से आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो भी आपको चाहिए मुझसे आप वहाँ पे मैसेज करके बोल देना। ये इंस्टा की आईडी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। स्टार्ट करें बेटा। एक बार स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो को बता दीजिए, क्योंकि सब कुछ उसमें इसका मानव संबंधी सिद्धांत का उसमें था। एक बार शॉर्ट में एक समरी बता देती हूँ। मानव संबंधी सिद्धांत में क्या है बेटा, अल्टर मेयो द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत है। इनके हिसाब से हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या है, पुराना वाला जो इनका सिद्धांत था, वैज्ञानिक प्रबंध हो गया, प्रशासनिक प्रबंध हो गया, उसके जो जो उसमें कमियां थी उसको ठीक करके आगे बताया है। क्योंकि उन वाले सिद्धांत में जो पुराना वाला था, शास्त्रीय सिद्धांत था, उसमें क्या था, सिर्फ क्या कर रहे थे, संरचना में बता रहे थे। संरचना मीन्स एक स्ट्रक्चर कि एक प्रशासन को कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, उन्होंने इंसान को क्या बोल दिया, मशीन का पुर्जा बता दिया गया। अब ये आएंगे, ये क्या बात करेंगे, ये इंसान को मशीन का पुर्जा नहीं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे कि इंसान क्या होता है, उसकी मनोविज्ञान को पढ़ाएंगे। ये कौन है, मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान कहते हैं दिमाग से रिलेटेड, मन का विज्ञान, ठीक है। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना कि इंसान का क्या बिहेवियर है, कि किस स्थिति में किसका क्या बिहेवियर है, कैसे होता है श्रमिक, क्योंकि श्रमिक जो काम करने आ रहा है, वर्कर है, वो कोई मशीन तो है नहीं, वो एक इंसान है ना। तो फिर इंसान की सारी फीलिंग्स भी होगी, जो फीलिंग्स आपके पास है वो उनके पास भी होगी। इस बारे में इन्होंने बात करनी, ठीक है। इन्होंने पुराने वाले सिद्धांत को ये बोला कि ये गलत है, इसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। पहले वाला जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो संचार है ना, ये जो पूरा ये जो व्यवस्था है आपकी, संरचना को केंद्र रखा इन्होंने। क्या रखा कि जो ये आपका स्ट्रक्चर है, सिद्धांत जो आपका ये प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है, इसको केंद्र रखा। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की बात कर रहे हैं, इसके स्टेप्स की बात करें कि कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। वर्कर्स के बारे में इन्होंने नहीं बात की। अल्टर में उन्होंने वर्कर्स के बारे में बात करी कि तुम्हारा जो ये प्रशासन है, ये चला कौन रहा है, काम कर कौन रहा है, वर्कर्स ही तो कर रहे हैं। और तुम वर्कर्स को बिल्कुल ही अहमियत नहीं दे रहे, उनके बारे में बात नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं समझ रहे। ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाह रहे हो तुम उनसे कि 7 दिन 24 घंटे काम करा लो, पर ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए क्या, अब जब ये इनकी प्रोडक्शन गिरने लग गई, वैज्ञानिक प्रबंध के हिसाब से लोगों ने अपना वो चलाए, उद्योग वगैरह सारे बिजनेस चलाए, इनकी वो गिरने लग गई प्रोडक्शन पूरी, कि भाई हमारा तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, हम लाभ कमा ही नहीं पा रहे, हमारा तो रुक गया एक इस पे आगे लेवल पे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम उनको समझ नहीं आ रहा। फिर इन्होंने इनसे वो संपर्क किया, इनको बुलाया अल्टरमेयो को। इन्होंने क्या किया, 4-5 प्रयोग करे। पहला प्रयोग कौन सा था बेटा, कपड़ा मिल वाला। क्योंकि कपड़े मिल में क्या था, वो ये बोल रहे थे कि हम तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं, हमने सुविधा भी दे दी अच्छी, लेकिन तब भी हमारे वर्कर्स एब्सेंट क्यों है, क्यों नहीं आ रहे वर्कर्स काम करने। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अनुपस्थिति का कारण क्या है। ये आए, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने पूरा रिसर्च की। फिर इनको ये पता चला कि सारे ही मजदूर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, शारीरिक थकान थी उनको, कि चाहे तुम कितनी अच्छी सुविधा क्यों ना दे दो, कितनी अच्छी तुम वो दे दो काम करने का स्थल, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो थक रहे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम कर भी कहाँ पाएंगे, ठीक है। तो उनका कारण क्या था कि उनको रेस्ट नहीं मिल रहा था। दूसरे में क्या हुआ था, हार्ट नोज प्रयोग वाले में, जो महान प्रकाश वाला था, सेकंड वाला प्रयोग, उसमें क्या करा था, इन्होंने अच्छी सुविधा दी
रेस्ट भी दे दिया कि उनको ये पता था ना कि हम विज्ञान के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, मानव प्रबंधन के हिसाब से चलेंगे, अच्छा एकदम सुविधा अच्छी देंगे, प्लस इनको रेस्ट भी देंगे, इनका रेस्टिंग टाइम भी होगा, छुट्टी भी देंगे, हॉलीडे भी देंगे, तब भी इनका काम नहीं चल रहा। फिर ये परेशान कि भाई अब क्या दिक्कत है। फिर सेकंड वाले में इनको क्या पता चला कि भाई जो इनका इन्विजिलेटर है उसका नेचर बहुत बुरा था, उसको बिल्कुल मतलब बुरी तरीके से उसका बोलना, उसका व्यवहार, इनके जो वर्कर्स थे और जो इन्विजिलेटर था, जो प्रबंधक होते, मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच कोई संवाद नहीं था, वो मतलब बात ही नहीं करते थे इनसे। तो ये इनकी दिक्कत आ रही थी कि कोई संवाद ना होने के कारण उनको फिर अच्छा नहीं फील होता कि हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, हमारी क्या समस्या उन तक तो पहुंच ही नहीं रही। वो इसी रूम में बैठे हुए हैं, हम यहाँ वर्क फील्ड पे हैं, हमारी यहाँ की वर्क फील्ड की समस्या क्या है वो तो हमें पता है ना, डिसीजन वो ले रहे हैं, है ना। ये गलत चीज़ है। अगर तुम्हें काम को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जो बंदा काम कर रहा है उससे बात करो ना। तुम खुद डिसीजन कैसे ले सकते हो जब तुमने एक बार एक पिन हिला के नहीं रखी है? तुम्हें कैसे पता क्या समस्या है? ये उनका रीज़न आ रहा था कि व्यवहार बुरा था, प्लस कोई संवाद नहीं था, उनके बीच बातचीत ही नहीं थी, जो डिसीजन वगैरह ले रहे थे वो गलत ही ले रहे थे, मतलब वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे थे कि ये ऐसा हो सकता है, कल्पना सोच के कि मतलब भाई ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे कर लो। ऐसा नहीं था ना, ऐसा नहीं होता। जो वर्कर है तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, उससे समस्या क्या है उसकी बात सुनो, ठीक है। तीसरा वाला मैंने कराया था इंटरव्यू वाला, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि क्या हो रहा था, इनकी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही थी। इनको बुलाया गया कि भाई देखो आप क्या दिक्कत है, तो इन्होंने क्या किया, इनके इंटरव्यूज लेने स्टार्ट कर दिए। उससे क्या हुआ, इंटरव्यू से इनको बहुत अच्छी फीलिंग आ गई कि भाई हमसे भी पूछा जा रहा है, हमारी बात सुनी जा रही है, जो भी हमारी समस्या है हमें कुछ समझा जा रहा है, हमारी वैल्यू मिल रही है। बस बेसिक यही हुआ कि उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया, लेकिन उनको बस बात करके इतनी अच्छी खुशी मिल गई कि भाई हमारी भी कुछ, हमें भी समझा जा रहा है, हमसे बात की जा रही है, इसलिए वो खुश हो गए, प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। अब लास्ट एक बच रहा बैंकिंग वाला, ये जो करेंगे, ठीक है। बैंक वायरिंग अवलोकन, ये चौथा प्रयोग है, ये लास्ट है। इसके बाद हम ये देखेंगे सबका नतीजा क्या निकला, ये सारे वो करे तो उसका नतीजा क्या निकला, और लास्ट आलोचना करेंगे। ये वाला मानव संबंध वाला टॉपिक खत्म। बेटा ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि या तो मानव प्रबंध आएगा पेपर में, या वैज्ञानिक प्रबंध आएगा, या तार्क निर्णय वाला प्रबंध आएगा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इससे अलग होगा। वो तार्किक निर्णय वाला जो होगा ना वो करेंगे। वो भी आ सकता है, तीनों चारों प्रबंध में से कोई एक प्रबंध तो आएगा, या फिर ऑप्शन में होंगे कि तीनों चारों में से आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। तो अगर मैं एक मेरी हिसाब से आसान तो देखो ये वाला है, एक ये आसान है, दूसरा वो क्या कहते हैं वैज्ञानिक वाला भी थोड़ा आसान है, बस उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है क्योंकि वो थोड़ा मतलब अस्पष्ट है। आधी बात तो तुम्हें उसमें समझ नहीं आएंगी कि कहना क्या चाह रहे हो, एक बार तो तुम ये कह रहे हो, दूसरी बार तुम ये कह रहे हो। ये बिल्कुल क्लियर है ना, एकदम आसान है, बच्चे को समझ आएगी, स्टोरी पूरी स्टोरी टाइप्स है ये, ना कुछ इसमें मुश्किल है। तो ये इसको अच्छे से कर लो, आप लिख के रख लो सारे प्रयोग, इसके प्रयोग में क्या हुआ, किसका क्या नतीजा निकला वो लिख लो, चारों लिख दो, पूरा पेज भर जाएंगे आपके। 18 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो मिनिमम सोचो बेटा 18 नंबर में आपको 7 से 8 पेज लिखने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स के लिए, अगर आपको पूरे 18 नंबर चाहिए। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखो अपना। वैज्ञानिक प्रबंध कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या, ये क्या है, बैंक वायरिंग अवलोकन प्रयोग। इसमें क्या किया गया है, बैंक के अंदर वायरिंग वालों को बुलाया। वायरिंग क्या होती है बेटा, अपने ऊपर देखो, जो ये लाइटिंग में जो ये तारे जा रही है ना, जो बोर्ड से तारे जा रही हैं, और उस बोर्ड में जो करंट तार, जो मेन एमसी से वो करंट की तारें जो जुड़ी हुई है, इन सबको वायरिंग का काम कहते हैं। अब ये कैसे होती है, एक वायरिंग होती है और एक इंटरनल होती है अंडरग्राउंड वाली, कि दीवारें तोड़ के अंदर अंदर होती है, दीवार के अंदर वायर्स होती है, दिखती नहीं है, वो महंगी वाली होती है अंडरग्राउंड वाली। तो ये वो है वायरमैन वाले वर्कर्स हैं, ठीक है। इसमें प्रयोग में 14 आदमियों को बुलाया गया, 14 बंदों का ये वो है ग्रुप। 9 वायरमैन है, 3 ये सोल्डर और 2 इंस्पेक्टर है, के समूह को वायरिंग के लिए काम के लिए नियुक्त किया गया, जिसमें सोल्डर और कर्मियों में फिलिंग का कार्य शामिल है। ये सारे कार्य शामिल है उसमें के तुम्हें फिक्सिंग करनी है, फिक्सिंग मतलब जो चीज़ अगर ख़राब है उसे ठीक करनी है, टर्मिनल वगैरह सारा ये इसको काम करना है, ये समझिए, ठीक है। इसके समूह प्रबलोभन योजना का वेतन दिया गया, मानव संबंध के हिसाब से ही कर रहे थे ये, कि इन्होंने क्या बोला, इंसेंटिव दिया। इंसेंटिव क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा, जितना काम तुम करोगे तुम्हारा फिक्स है उतना तो तुम्हें मिलेगा, तुम अगर ज़्यादा काम करते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। मानव संबंध वालों ने ये बताया था कि भाई तुम इनको अच्छा पैसे दो, इनका वेतन टाइम पे दो, प्लस इनको इंसेंटिव दोगे तो वो अच्छा काम करते हैं। क्योंकि देखो काम करने में अगर हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, किसी बंदे को ज़रूरत है तो ज़्यादा काम कर लेगा कि ठीक है भाई मुझे जितने ज़्यादा काम करूँगा उतने पैसे मिलेंगे, फिर उनको अच्छा फील होता है। और इससे क्या उनका तो फ़ायदा ही होता है कंपनी वालों का, कि ज़्यादा काम हो रहा है तो उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दोनों का ही फ़ायदा होता है। वर्कर्स को एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, इन पर भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब यहाँ आएगी दिक्कत,
मानव प्रबंध के हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ, के अच्छी सुविधाएं दे दी, अनौपचारिक ग्रुप बना दिए कि तुम आपस में बातचीत कर सकते हो, तुम्हारे साथ व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, रेस्ट के लिए टाइम दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। जितना हमने पिछले 3 प्रयोग में पढ़ा है ना, वो सारी सुख सुविधाएं इसमें दे दी गई कि नेचर अच्छा, रेस्ट अच्छा, संवाद अच्छा, तुमसे बात भी की जाएगी, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे आके फिर प्रोडक्शन रुक गई। अब ये परेशान कि भाई अब क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ मानव प्रबंध के हिसाब से कर रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं, अब भी दिक्कत आ रही है। तो अब ये पढ़ेंगे इसमें क्या सोल्यूशन निकला और क्या कारण क्या था इनकी दिक्कत का। ठीक है, आसान से स्टोरी है बिल्कुल। और प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा समूह द्वारा कुल उत्पादन के आधार पर मिलेगा, कि तुमने टोटल जितना काम करा ना उसका इक्वल डिवाइड कर देंगे तुम्हें। मान लो 5 बंदे आए, 100 रुपए का काम किया, तो सबके कितने कितने बने, 20-20। शोधकर्ताओं ने अपने अपेक्षाओं के विरुद्ध पाया। अब क्या वो शोधकर्ता जो ये थे ना, शोधकर्ता जो शोध करने आते, जैसे ये अल्टरमेयो वगैरह आए हुए थे, इन्होंने इसके विरुद्ध पाया कि भाई जब तुम सब कुछ सारी सुविधा दे रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ क्यों नहीं रहा। श्रमिकों को प्रलोभन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। प्रलोभन मीन्स ये इंसेंटिव के एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा जो मिलेगा उसके ना लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं मिली, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। पैसा तुम्हें जब मिल ही रहा है तो कर लो काम, पर कुछ हो ही नहीं रहा भाई। श्रमिकों ने अपने उत्पादन की सीमा स्वयं ही निर्धारण की, जो कि प्रबंधक द्वारा निर्धारित की गई सीमा से कम थी। प्रबंधकों ने एक वो दे रखा टारगेट, है ना, जो ये कॉल सेंटर वगैरह में जाते हैं इनका भी टारगेट फिक्स होता है कि तुम्हें ना एक दिन के इतने कॉल्स करने पड़ेंगे, अटेंड करने पड़ेंगे, टारगेट होता है। तो इनका क्या था, इनका जैसे मान लो तुम्हारा वायरिंग का काम है, तुम्हें करनी है 100 तारे फिक्स, 100 का इनका टारगेट दिया गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये 80 कर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि बढ़ क्यों नहीं रहा काम, 80 ही क्यों कर रहे हैं ये सारे मिलके, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। समस्या क्या है, हम तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कि तुम 100 क्या तुम 200 करो, तुम 250 कर दो, तुम्हें तो एक्स्ट्रा पैसे मिल रहा है ना। ये तो कंफ्यूज। अब आगे की स्टोरी देखो। एक स्थित उत्पादन दर को बनाए रखने के लिए श्रमिकों ने अनौपचारिक समिति थी। इनकी क्या था, एक पर्सनल ग्रुप था, एक होता है ऑफिशियल ग्रुप जिसमें सारे प्रबंधक वगैरह होते हैं, एक होता है अनऑफिशियल ग्रुप जो आपका होता है ना, एक टीचर के साथ ग्रुप होता है, एक आपका पर्सनल ग्रुप होता है। वही मान लो इनका भी पर्सनल था, अनौपचारिक समिति थी इनकी। और जिस सीमा पर वह स्वयं ही सहमत हुए थे, जो ये 80 वाली सीमा थी ना, इन्होंने खुद ही कर ली तय कि भाई हम ना 80 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, ना हम 80 से नीचे जाएंगे, ना हम 80 से ऊपर जाएंगे। उन्होंने 100 बोला, उन्हें बोलने तो हम तो 80 पे रहेंगे। ठीक है, अब ये थी कंफ्यूजन वाली डिसीजन कि ये चाह क्यों रहे, 80 क्या। अब आगे बढ़ते हैं की स्टोरी। और जिस सीमा पे वह स्वयं ही सहमत हुए थे, श्रमिक उस सीमा से ना तो उत्पादन को बढ़ाते थे और ना ही घटाते थे। 80 पे फिक्स कर रखा था इन्होंने, ना 70 कर रहे थे, ना ऊपर जा रहे थे 90 पे। इस प्रकार के शोधकर्ताओं के एक समूह मनोवैज्ञानिक और अनौपचारिक व्यवहार संहिता को उजागर किया। अब ये क्या, अनऑफिशियल, जब तुम हद से ज़्यादा अनऑफिशियल ग्रुप दे देते हो ना किसी को, तो वो अपने अंदर अंदर उनकी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तुमने तो भला चाहता कि भाई इनको अनौपचारिक ग्रुप देंगे, इनसे अच्छी बातचीत करवाएंगे, मतलब इनको अच्छी सुविधा देंगे तो अच्छा काम करेंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी मानव संबंध के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या हो गया, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही, रुक गई एक जगह पे आके, ना घट रही ना बढ़ रही। ठीक है, इनका ये वाला ग्रुप बना हुआ था जो कि समस्त औद्योगिक उत्पादनों को प्रभावित कर रहा था। टोटल जो तुम्हारी प्रोडक्शन है उसको टोटल को प्रभावित कर रहा था ये। श्रमिकों के इस प्रकार के व्यवहार को श्रेय सीधे सीधे प्रबंधक के विरुद्ध गहन अविश्वास को दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, इस ये जो है ना श्रमिकों का ये जो इस बिहेवियर है इसका श्रेय सीधा सीधा प्रबंधक जो मैनेजर्स है ना उसके विरुद्ध गहन विश्वास को दिया गया। मतलब इसको पूरी तरह से वो कर दिया कि भाई तो ये तो गलत है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, पूरा ही अविश्वास हो गया, ये विरुद्ध हो गया, तुम जो तुम्हारा प्रबंधन है उसको विरुद्ध हो गया ये। इस विशेष प्रयोग में समूहों ने प्रबंधकों को सुधारने के लिए अनौपचारिक दबाव प्रयोग किया। इस दौरान नियम के निबंधन को तैयार किया। आगे की स्टोरी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। हुआ क्या कि अधिक इनके ना रीजन क्या था, ये ऐसा क्यों कर रहे थे, अभी रीजन बता रहे हैं। अत्यधिक कार्य करने से बचना, ये क्या चाह रहे थे कि भाई हम क्यों करें इससे ज़्यादा काम, जब हमें कोई वो ही नहीं है कि अगर तुम कम काम करोगे तो कोई हमें निकाल थोड़ी ना नौकरी से, काम तो हम करते ही रहेंगे। तो इनको ये था कि अत्यधिक कार्य नहीं करना था। इनका मन था कि भाई इतना ही बहुत है, इतना काम करके इतना पैसे मिल रहा है, इतना बहुत है, अत्यधिक कार्य करने से ही बच रहे थे। यदि कोई भी अत्यधिक कार्य करेगा तो उसे रेट बस्टर कहा जाएगा। इस वर्ड को याद कर लीजिए बेटा, एक बार ध्यान से देखिए इसको, रेट बस्टर। कोई भी बंदा इस ग्रुप में, मान लो कितने थे, ये 14 बंदे थे ना, इन्होंने आपस में ये रूल बना रखे थे, रूल बुक थी इनकी पर्सनल, जिसमें पहला रूल था कि कोई भी ना ज़्यादा काम नहीं करेगा, हमने 80 कर रखा तो 80 पे रहेगा, तूने अगर किया तो तुझे ग्रुप से ही बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से। ठीक है, काम कम करने से ही हतोत्साहित होना
चाहिए। यदि ऐसा कोई करेगा तो उसे चेल्सर कहा जाएगा। काम कम करने से भी हतोत्साहित होना चाहिए, कि मतलब ये ना हो कि तुम काम कम करो, कम भी नहीं करना, ना ज़्यादा करना, जो ना कम करना। यदि ऐसा कोई करेगा तो उसको क्या कहेंगे? चेल्सलर, चेसलर, कि तू भाई काम नहीं कर रहा है। एक तो अगर रेट बस्टर के तूने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दिया, और दूसरा वाला कि तू कर ही नहीं रहा, कम क्यों कर रहा है। जो हमने फिक्स करा उस पर है, रूल मानना जरूरी है, ठीक है बेटा। जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तुमने रूल बनाया उसको मानो। अपने सहकर्मियों की नकारात्मक रिपोर्ट पर्यवेक्षण को नहीं देगा। पर्यवेक्षण कौन होता है? इन्विजिलेटर, जो बंदा ध्यान रखने आता है ना कि तुमने कितना काम करा, उसकी नकारात्मक, तुम ये जो भी गलत गलत रूल बना रहे हो, तुम्हारे आपस की जो अंदर की बात है ना, ग्रुप की बात, वो बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। होता है ना पूरी क्लास में, पूरी क्लास संदीप कर लेती है कि आज टेस्ट है, टीचर को कोई याद नहीं दिलाएगा, लेकिन एक बच्चा सा जरूर होता है, पता नहीं उसे किस बात का दर्द होता है, उसे क्या प्रॉब्लम होती है, वो जरूर टीचर को बताता है। ये इनका वो था कि जो भी इन्विजिलेटर आएगा उसको हम जो भी गलत चीज़ें कर रहे हैं, नकारात्मक रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। जिसने दिया उसको क्लास उससे बाहर निकाल देंगे, क्लास के ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, समझ गए। किसी से सामाजिक दूरी का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और ना ही कार्य व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। किसी से भी सामाजिक दूरी, के कोई किसी से दूरी नहीं बनाएगा, हमें एक साथ जुट मिलजुल के रहना, कोई ग्रुप से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ना ही कार्यालय व्यवहार करना चाहिए। मतलब कार्यालय व्यवहार क्या, कि मतलब सिर्फ काम 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 में नहीं घुसना तुम्हें, ठीक है। अतः यह अध्ययन एक संगठन के संचालन के अंतर समूह के तथ्यों को प्रकाश डालने के लिए काफी उपयोगी रहा। एक तुम्हारा संगठन है, तुमने बनाया, अब उस संगठन में जो वर्कर्स है उन्होंने अपना पर्सनल संगठन बना लिया, उन्होंने अपना पर्सनल ग्रुप बना लिया। कारण क्या था इनका? ये सोच रहे थे कि अगर अधिक काम हम करते हुए तो हमारा क्या फ़ायदा, यही वाला काम हम कल भी करेंगे, हमें तो कल भी पैसे चाहिए, हमें आज भी चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे ना, ज़्यादा काम हम क्यों करें, हमें मिल रहे हैं पैसे लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम इतना ही काम करेंगे, हमारा मन नहीं है ज़्यादा काम करने का, ना ही हम कम काम करेंगे। और इनका एक ये भी रीज़न था, इनको ये लग रहा था कि भाई अगर सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी ये जो दिहाड़ी बन रही है हर रोज़ की, वो तो ख़त्म हो जाएगी, हम इतना जल्दी भगाते हुए काम क्यों करें, हम क्यों अपने शरीर को तकलीफ दें, धीरे धीरे करेंगे हम काम, ठीक है। और ये मानव संबंधी सिद्धांत का निष्कर्ष, ये इन्होंने सिर्फ ये बताया है, ये क्या हुआ है कि अंतर समूह बन जाते हैं ना जो, उनके भी पर्सनल रीजंस होते हैं, वो क्या चाह रहे हैं ना वो उसको भी समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बिहेवियर बता रहे हैं ये, कि बंदा की उसकी सोच क्या है। उन्होंने अपने पर्सनल रूल बना दिए कि कोई चुगली नहीं करेगा, तो कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा, ना कोई कम काम करेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा ग्रुप से, अगर बाहर जाते भी तो हमें संपर्क रखना पड़ेगा। और मुख्य इनके कारण क्या निकल के आया बेटा, इन्हें ये डर था कि अगर मान लो कोई एक बंदा, हम सारा ही काम फटाफट कर देंगे तो ये हो जाएगा कि भाई जो इतना सारा ये काम है, 14 बंदों को हमने क्यों रख रखा काम पे, इनको हटा दो, 10 को हटा दो, 4 बंदे सारा काम कर लेंगे, तो ये ना कि उनकी नौकरी तो हट जाएगी ना। अगर सारा काम तुमने जल्दी फटाफट कर दिया तो उसमें इनका क्या फ़ायदा, कंपनी का ही फ़ायदा है, पैसे तो चलो इन्हें मिल रहे, लेकिन इनका काम तो ख़त्म हो जाएगा ना, किसी को निकाल देंगे। कोई बंदा अगर मान लो कि नहीं कर पा रहा सही से काम, उसको तो नौकरी से निकाल ही देंगे कि भाई तू तो कम कर रहा है, जो बंदे ज़्यादा कर रहे हैं उनको रख लेते हैं, होता है ना ऐसा। मतलब इनके मन में ये खुद ही फील आ गई कि भाई हम क्यों करें काम ज़्यादा, हमें कौन सा मेडल मिल रहा है, पैसे तो दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल हमारे को जितनी दिहाड़ी बन रही होती है हम ले लेंगे, हमारा जितना रहन सहन के लिए गुजारा है वो हमें मिल ही रहा है। कम, हाँ, अगर हम कम काम भी कर रहे हैं तो हमें कोई नौकरी से निकाल नहीं रहा, ज़्यादा करेंगे तो कुछ मिल नहीं रहा, हमें खास पैसे ही मिल रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमारा को जितने चाहिए उतने हमें मिल रहे हैं। इनकी ये सोच थी कि हम क्यों काम ज़्यादा करें। और एक मतलब एक ह्यूमन नेचर ले लो, या खुद का ये खुद अपने ऊपर बारे में सोच लो, किसी को भी काम करना अच्छा नहीं लगता, कोई भी काम हो, सबको बस ऐसा लगता है कि आराम कर लो यार, थोड़ी देर आराम कर लो। हॉबीज़ होती है सबकी, कि हॉबीज़ जो भी तुम्हारे पसंदीदा कार्य है वो तुम करना पसंद कर रहे हो, वो हॉबी होती है। लेकिन काम करना, और ये वर्कर्स वाला काम, फील्डिंग वाला काम, कि तुम्हें आके वायरिंग करनी है, ठोका वो हथौड़े चलाने हैं, दीवारों में से वो लाइनें बना के उसके वो वायरिंग का काम है, ऐसे सब काम होते हैं ना, ये बहुत धीरे ही करते हैं। जो ये लेबर वर्क है ना बेटा, ये लोग धीरे ही काम करते हैं। घर में तुम खुद सोचना, पूछना ना पेरेंट्स से कि ये जो एक कमरे की सफेदी करने में उन्होंने कितना समय लिया था, वो बहुत लंबा समय खींचते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो इतनी धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है यार ये इतनी धीरे क्यों लिख रहे हैं, कह रही हूँ, काम इतनी धीरे क्यों कर रहे हैं। सफेदी वाले, अभी पीछे दिवाली वगैरह पे सफेदी हुई थी, वाइट वॉश, वो लोग
एक कमरे की सफेदी में उन्होंने 3 दिन लगा दिए थे। 3 दिन वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और ये जबकि हमने उन पे पूरी नज़र बनाई हुई थी। मेरी मम्मी बोल के गई थी कि इन पे नज़र रखो, या अगर तुमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये तो करेंगे ही नहीं, बैठ जाएंगे, काम खत्म। क्योंकि उनको ये था कि एक दिन में अगर हम फटाफट काम कर देते तो हमें पैसे तो चलो मिल रहे हैं, लेकिन ये कि हम जितना लंबा खींचेंगे काम उतना हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और दूसरा ये कि उनका काम करने का ही मन नहीं करता, पता नहीं क्यों उतने धीरे करते हैं, बहुत स्लो करते हैं वो काम। यही इनकी ये आ रही थी कि ये लेबर वर्क वाले हैं, ये वर्कर्स थे, इनका काम, इनका मन नहीं था इस चीज़ में। इनके पर्सनल ग्रुप बना हुआ था आपस में, और ये सच में होता है कि जितने भी ये ऐसे काम वाले लोग होते हैं ना, इनका पर्सनल एक ग्रुप बना हुआ होता है, भाईचारा इनका बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा होता है। ये अपने रेट जो होते हैं ना फिक्स करके रखते हैं, कि किसी ने भी कम लिया तो उसको ग्रुप से निकाल देंगे। रेट फिक्स होते हैं ताकि सबको आपस में बात करके रखते हैं ये कि 3,500 4,000 रुपये लेंगे हम एक दिन का, इससे कम कोई नहीं लेगा। अगर जिसने लिया तो उसको सोच लो फिर उसका क्या करेंगे। तो ये जो ये लास्ट वाला ये आया है ना महंगी वायरिंग वाला, इसमें क्या ह्यूमन नेचर बाहर आ गया कि इंसान क्या चाह रहा है। दूसरी बात ये कि अंतर समूह जो ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बन जाता है ना, उसके बारे में है ये, ठीक है। और जो आलोचना के पॉइंट निकलेंगे ना इसी वाले टॉपिक से उठ के आएंगे, ठीक है। अभी आगे करेंगे, ये पढ़ लेते हैं। मानव संबंधी सिद्धांत का निष्कर्ष बता रहे हैं अभी एंड। हमने जितने भी प्रयोग पढ़ लिए, टेस्ट 1 टेस्ट 2 3 4, उसका भी निष्कर्ष बता रहे हैं। पहला क्या है, दूसरे शास्त्रीय सिद्धांतों के विपरीत, जो भी शास्त्रीय सिद्धांत पुराने वाले पढ़े उसके विपरीत है। मानव सिद्धांत संगठन को पूर्णतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। मानव संगठन सिद्धांत जो है हमारा, ये क्या है, जो सिद्धांत संगठन को पूर्णतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। जो ये तुम्हारा प्रशासन हम पढ़ रहे हैं उसको सामाजिक मानता है। ये कि सामाजिक है, ये भी एक प्रकार का समाज है। जैसे हम एक समाज में रहते हैं ना, वैसे ही ये भी एक सामाजिक वो रखता है, जो कि संगठन के कार्य में मानविक तत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने किस तत्व पे जोर दिया था, पैसे पे। पुराने वालों ने, शास्त्रीय सिद्धांत वालों ने क्या बोला था, पैसा, उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, काम इनसे करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये काम कर सके, ठीक है। मानव ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था। इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे करा, मानवीय तथ्यों पे। तथ्यों क्या थे, फैक्ट्स, इंसान के फैक्ट्स के, उसको क्या फील हो रहा है, अगर उसको ऐसा बुरा फील होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, ये सब टॉपिक पे बात करी। दूसरा क्या, मानव संबंधी सिद्धांत कहा, मानना है कि प्रत्येक श्रमिक अपने साथ अपनी संस्कृति, अभिकृति, विश्वास, जीवन जीने के पद्धति लेकर चलता है। संगठन को इन सभी सामाजिक संस्कृति कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। श्रमिकों के उत्पादन का और कार्य को संतुष्ट सामाजिक और मानवीकरण कार्य जिम्मेदार है। अब ये बोल रहा है कि हर बंदा अलग है, उसकी सामाजिक स्थिति होगी, उसका विश्वास, उसकी फीलिंग्स वगैरह, उसका धर्म से रिलेटेड हर चीज़ पे वो रहता है, ठीक है। उसको ध्यान रखते हुए चलो। क्योंकि देखो, मान लो जैन धर्म वाले हो गए, जैन धर्म वाले वर्कर्स हैं, उनको तुम लंच में सर्व कर रहे हो ऐसा खाना जो वो नहीं खाते, तो सोचो कैसी सिचुएशन हो जाएगी, वो काम छोड़ देंगे। तो कौन सा बंदा काम करना है, पहले तो उसको देखो, उसका नाम क्या है, वो है कौन, उसकी संस्कृति क्या है, उस हिसाब से, उसके हिसाब से ही परिस्थितियाँ बनाओ। जो वो चाह रहा है उसके हिसाब से, उसके जो सोच है, जो उसका पूरा भी ये पढ़ा ना पीछे, उसके हिसाब से उन कारकों को ध्यान में रख के करो, ताकि वो कार्य संतुष्टि हो, उस कार्य की संतुष्टि हो कि हाँ भाई मैं जो काम कर रहा हूँ इज्जत वाला काम है। कल मैंने आपको समझाया था ना वाली बात कि लोग बुरा व्यवहार करते हैं वर्कर्स के साथ। वो था ना क्या, कूड़े की गाड़ी वाला, कि भैया आप कूड़े वाले हो, तो बोलता नहीं भाई मैं कूड़े वाला नहीं, मैं तो सफाई वाला हूँ, कूड़े वाले तो तुम हो क्योंकि कूड़ा तुम फैला रहे हो। और ये बात सच है। हम अपने से छोटे इंसान है, अपने से जो नीचे वाला इंसान है ना, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो काम वाला हो, जो वर्कर्स हो, उनसे सब बुरी तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमें रिप्लाई तो कर नहीं सकते, हमसे गरीब है, हमसे वीक है, तो हम, पता नहीं क्यों इंसान का ये नेचर है, अपने से कम वाले को बुरा व्यवहार ही करता है। वो अच्छे से बात नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि यार ये भी इंसान है, इससे नॉर्मल बात करो, चाहे भला मुँह से मीठा मत बोलो, अच्छा मत बोलो, पर कम से कम बुरा भी मत बोलो, है ना। ये वाली चीज़ को कोई ध्यान नहीं रखता। वो बस लोग वैज्ञानिक प्रबंध के हिसाब से चलते हैं कि काम ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ, संगठन इस हिसाब से चलना चाहिए। मानव की जो ये है सिद्धांत, इसके आधार पर कोई नहीं चलता है, और ये सच है। तीसरी, यह सिद्धांत उत्पादन और प्रेरक और अनौपचारिक समूह के प्रभाव की पहचान करता है। अब ये क्या बता रहा है कि यह सिद्धांत उत्पादन और प्रेरणा पर अनौपचारिक जो ग्रुप बनेंगे ना उसका प्रभाव बताता है।
क्या है कि तुम हद से ज़्यादा अगर ऑफिशियल कर दोगे कि तुम आपस में बात भी नहीं कर सकते, औपचारिक समूह बना दोगे कि वर्कर्स आपस में बात नहीं कर सकते, काम में ही ध्यान रखो, तुम मिलके एक साथ खाना भी नहीं खा सकते, तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो भी दिक्कत आएगी। और हद से ज़्यादा अनौपचारिक कर दोगे ना तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर क्या होगा, इनके पर्सनल जो ग्रुप बन जाएंगे ना उसके अंदर ही अपने पर्सनल रूल्स बना लेंगे, और रूल्स ना प्रशासन के खिलाफ ही होंगे कि हम इनको इतना काम करके क्यों दे, हमारा क्या फ़ायदा, हमसे तो ये ऐसा व्यवहार करते हैं, इनके लिए इतना काम करके हमारा क्या फ़ायदा, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, हमें इतना पैसा मिला इतना बहुत है, इससे ज़्यादा हम काम करेंगे नहीं, ये दिक्कत आ रही है। आगे आलोचना वाले टॉपिक्स में यही पढ़ेंगे। फोर्थ पढ़ते हैं, यह सिद्धांत श्रमिकों की अपनेपन की भावना और संगठन में सामाजिक एकजुटता की आवश्यकता पर बल देता है। अपनेपन की भावना क्या, कि उनको ऐसे फील करो कि तुम भी इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी वजह से एक पूरा जो प्रशासन है, जो संगठन है, चल रहा है, क्योंकि काम तो तुम कर रहे हो ना। तुम्हारा ऐसा ये नहीं कि तुम बहुत नीचे लेवल पे हो और तुम वर्कर हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी इम्पोर्टेंट हो। ये वाली बात इन्होंने इसमें बोली, अपनापन वाला और सामाजिक एकजुटता के, सब मिलके काम करो एकजुट होके। और ये सबसे अच्छा तरीका है, तुम एक प्रशासन चाह रहे हो तो उसमें सबको एक साथ उठा के चलो, सारे मैनेजर्स हो गए, सारे काम वाले हो गए, सबको बराबर का दर्जा दो, ठीक है। किसी एक को तुम नेगलेक्ट करोगे ना बिल्कुल कि तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बुरा व्यवहार करो, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रशासन पूरा। 5वां लॉस क्या निकल रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कि सारे पक्ष आपको लिखने के, निष्कर्ष निकला क्या, मानव संबंध मैंने समझा दिए कि है क्या, सारे प्रयोग समझा दिए कि है क्या, अब ये कि निष्कर्ष क्या निकला, एंड क्या निकल रहा है इसका, तो ये सारी फीलिंग्स वगैरह चारों में जो जो रीजंस निकले वो सारे रीजंस, और ये वाले सारे रीजंस बताने हैं आपको। मानव संबंधी सिद्धांत ने प्रबंधक के नए रूप को खोज की, प्रबंधन का नया रूप की खोज कर दी इन्होंने, ठीक है, नए तरीका कि काम करवाया ऐसे भी जा सकता है, प्यार से भी तो करवाया जा सकता है, जरूरी थोड़ी है डांट के काम करवाने। जैसे सहभागी प्रति प्रबंधक, सहभागी में क्या होता है, सब बराबर सहभागी, सारे एक साथ मिलके चल रहे हैं, जो कि श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच दूरी को कम करता है। श्रमिक कौन होते हैं, बिल्कुल गरीब वर्कर्स, प्रबंधक कौन होते हैं, मैनेजर्स अमीर वाले, तो इनके बीच की जो दूरी है ना, जो एक खाई बनी हुई इतनी बड़ी, इसको ये कम करता है, ठीक है। दोनों आपस में आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, प्रबंधक क्या करेंगे, वर्कर से अच्छे से बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग में इनको भी बुलाया जाएगा, इनको भी इज्जत दी जाएगी कि हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट तुम ही हो, क्योंकि सारा काम तो तुम कर रहे हो, हम तो सिर्फ डिसीजन ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या कैसे करना है, और क्या काम जो है वो सारा कर तुम रहे हो, इसलिए तुम भी इंपॉर्टेंट हो। हार्टनेस प्रयोग की खोज, ये बता रहे हैं आपके, जो सबसे पहला वाला वो हमने पढ़ा था, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, उसका निष्कर्ष क्या निकला, हम क्या हुआ था वो हम कर चुके हैं, निष्कर्ष पे बात करेंगे। एक बार इसका निष्कर्ष देख लीजिए। हार्टनेस प्रयोग की प्रमुख खोज का जो निष्कर्ष निकला, वो हार्टनेस प्रयोग के बाद अध्ययन में श्रमिकों की संतुष्टि और संगठनात्मक उत्पादन के एक प्रमुख निर्धारकों के रूप में अनौपचारिक संगठन और सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों पर काम कर उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक स्तर पे इन्होंने बात की इस प्रकार से कि इंसान की जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या फ़र्क पड़ रही है, वर्कर्स जो है वो इंसान ही है, तुम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आ गई, उजागर हो गई, ठीक है। ये सबसे पहला था, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान पे आ गई कि एक समाज में इंसान रह रहा है तो उसकी कितनी फीलिंग्स है। अनौपचारिक संगठन के हद से ज़्यादा तुम्हें वो नहीं करना, औपचारिक संगठन है कि तुमसे बात भी नहीं करने दे रहे वर्कर्स को, आपस में कोई छुट्टी नहीं दे रहे, कुछ तुम्हें वो नहीं मिल रहा, अनौपचारिक भी रखो उनका, ठीक है। इस अध्ययन से संगठन में मानवीय कारकों का महत्व बढ़ा। मानवीय कारक क्या हो गए, जो सारे मानव संबंध में मैंने बताया ना कि उनको अच्छे से ट्रीट करो, रेस्ट दो, अच्छे से बात करो, उनकी समस्या सुनो, ये सारे मानवीय जितने भी बताए ना वो सब इसमें आ रहे हैं। कारकों को महत्व दिया गया इंसान के ह्यूमन नेचर के बारे में। एवं श्रमिकों के बीच अच्छा संचार प्रणाली आवश्यकता समझने की सफल रही। श्रमिकों के बीच, श्रमिक जो है वर्कर्स जो है उनके बीच संचार, कम्युनिकेशन जो होती है ना हमारी, कि वो अपनी समस्या बता रहे हो और आप उनकी समस्या सुन रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप अगला डिसीजन क्या ले रहे हो, उनसे बात की कि भाई ये वाली चीज़ ऐसे है, आप इसको अगर ऐसे करते तो क्या दिक्कत आएगी, क्या समस्या आ सकती है, सब चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर रहे हो। मैं और उनके सहभागियों ने के प्रयोग के नीचे संक्षेप में समझाया जाएगा, ये सब हो गया, ठीक है। क्या है ये, इस बारे में कि मेंटल हेल्थ क्या चल रही है, और तुम उनको सहभागिता दे रहे हो, उनको भी पार्टिसिपेशन कर रहे हो, कि तुम्हारे वर्कर जितने उनको इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, उससे क्या होगा, उनको भी फील होगा कि भाई हम भी कुछ हैं, हम इसमें काम करने आ रहे हैं, हमारी इज्जत सिर्फ ये नहीं कि हम वर्कर्स हैं, हम इस संगठन को चला रहे हैं, हमारे संगठन, फिर अपनी वाली फीलिंग आ जाती है, अपनेपन की फीलिंग आ जाती है कि भाई ये तो कंपनी हमारी है। पहले कैसे फील होता था कि हम तो इस कंपनी में काम करने वाले सिर्फ मजदूर हैं, लेकिन अब सिचुएशन बदल दी इन्होंने, मानवीय तत्वों पे और मोर फोकस करने लगे, तो फिर कैसे फील हुआ कि ये तो कंपनी हमारी है, ये हमारी कंपनी है। जब अपनापन आ जाता है ना, फिर इंसान खुशी से काम करता है कि भाई अच्छा काम करो, दिल से करो, और वो होता है ना
मन से किया गया काम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अच्छे दिल से काम करोगे तो अच्छा ही होगा। बुरे मन से, गुस्से में, नेगेटिव उसमें करोगे तो नेगेटिव ही इम्पैक्ट निकलेगा, नेगेटिव ही प्रोडक्शन होगी। और ये सेटिस्फैक्शन, उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिले उन्हें कि तुमने अच्छा काम किया, उसके बदले में तुम्हें इंसेंटिव दे दो, एक्स्ट्रा पैसे दे दो उनको। पैसे चाहे ना ही भी दो, बस मुंह से अच्छा बोलो ना, वही काफ़ी होता है कि तुम उनसे अच्छे से तमीज़ से बात कर रहे हो। उससे क्या होगा, उनको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई हमसे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। अभी लास्ट पढ़ेंगे 5 ये इसके वो निकल रहे हैं, उसके बाद आलोचना खत्म। वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये। कुछ भी बेटा इसमें ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी। पहला क्या है, उत्पादन में सामाजिक कारक। सामाजिक कारक वाला भी मैंने बताया कि तुम समाज के हिसाब से लेके चलो कि एक समाज में अगर इंसान रह रहा है उसकी कितनी फीलिंग होती है। समूह का प्रभाव के अनौपचारिक होना चाहिए। ईमान और अनुमोदन, पर्यवेक्षण, जो हमारा वो वातावरण होता है, ठीक है। संचार माने कम्युनिकेशन। ये सारे तथ्य आ रहे हैं मानव वाले में। पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। संगठन के स्तर पर निर्धारित अधिकृत मानकों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक मानकों द्वारा होता है। संगठन का जो स्तर का निर्धारण है ना, सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड रूल है, जो वैज्ञानिक प्रबंध वाले वो रूल्स हैं उनके आधार पे नहीं होता। सामाजिक मानकों आधार पे होता है कि तुम्हारा समाज किस प्रकार से है, समाज में लोग जो रह रहे हैं उनकी फीलिंग्स किस प्रकार से, उस आधार पे होगा। श्रमिक मात्र मशीन नहीं है। ये वाला सबसे मेन पॉइंट, अगर कुछ बार बार इसमें आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि जो श्रमिक हैं वो मशीन नहीं है, ये सामाजिक विशेषता वाले मानव हैं। क्या है, ये एक इंसान है जिनके अंदर सारी फीलिंग होती है। समाज में तुम रह रहे हो तो अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, दुख वाली चीज़ें होती है, सब कुछ होता है। तो ये कि मानव के अंदर ये सारी उपस्थिति है, सारी फीलिंग्स हैं जो कि संगठन में उत्पादन और कार्यकुशलता का निर्माण करती हैं। कि तुम्हारा उत्पादन कैसे होगा ना, ये डिपेंड करता है उस बंदे के मेंटल हेल्थ पे, उसके सामाजिक स्तर पे, कि वो किस लेवल पे है और तुम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। तुम्हारा फिर काम उसी हिसाब से होगा, जैसे तुम उनको इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, है ना ये वाला रूल। सामूहिक प्रभाव, ग्रुप का भी फर्क पड़ता है। संगठनात्मक व्यवस्था में श्रमिक केवल व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। तुमने अगर फिक्स्ड कर दिया संगठनात्मक, मतलब तुमने एक जो औपचारिक वो बनाया उसमें सिर्फ क्या होता है, एक व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, पूरा ग्रुप बन जाता है, पूरा ग्रुप कार्य करता है, समूह सदस्य के रूप में व्यवहार करता है। समूह के मानव व्यक्ति का व्यवहार के प्रमुख प्रभाव डालते हैं। श्रमिकों का उत्पादन इस मानक के अनुरूप होता है कि समूह कार्यालय प्रतिशोध की सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। इस तरह अनौपचारिक समूह का कार्य करने का कार्यकारी शक्ति को कुछ हद तक सीमित भी कर जाता है। क्या बोल रहा है बेटा आसान भाषा में, कि तुम ग्रुप को हद से ज़्यादा अनऑफिशियल भी मत करो और हद से ज़्यादा ऑफिशियल भी मत करो। अनौपचारिक और औपचारिक का बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा थे सारे सिद्धांत पहले वाले, उसमें क्या था, औपचारिक समूह था, जिससे क्या होता, बंदा परेशान हो रहा था काम करने वाला, बात तक करने की वो इजाज़त नहीं थी कि सिर्फ काम करो बात नहीं करनी। दूसरे वाले में क्या हुआ, पूरा लीनियंसी कर दिया, हद से ज़्यादा ढील भी देते ना तब भी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि वो अनौपचारिक वाले जो होते हैं ना, वो आपस में अपना पर्सनल ग्रुप बना के अपनी अलग अलग सेटिंग कर लेते हैं, अपना रूल बना देते हैं, और उनके रूल जो होते हैं वो हमारे खिलाफ चले जाते हैं। तो ये क्या आप बता रहे हैं, बैलेंस होना चाहिए बेटा। हद से ज़्यादा तुम कठोर भी मत हो, हद से ज़्यादा तुम लीनियंट भी मत हो, फिर क्या होगा, उत्पादन रुक जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ईमान और अनुमोदन। उत्पादन बदलने के लिए आर्थिक इनाम के बजाय सामाजिक इनाम दो। आर्थिक इनाम क्या होता है, पैसे से। सामाजिक क्या होगा, तुम उसे अवार्ड दे रहे हो, एक अच्छा सा अवार्ड दे दिया, उसकी तारीफ कर दी, उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, सबके सामने खड़ा करके उसके लिए ताली बजवा दी। पैसों से ज़्यादा खुशी इसमें होगी, सबको होती है। स्टेज पे जाकर तुमको तुम्हारी तारीफ हुई, तुम्हें अवार्ड पहनाया जा रहा है, उसमें बहुत बहुत अलग लेवल की फीलिंग आती है, खुशी मिलती है। तो ये कि एम्प्लॉय का डे होता है ना इनका, उसमें इनको बहुत अप्रिसिएशन दिया जाता है कि बेस्ट एम्प्लॉय ये वाला है, इसने बेस्ट काम किया, इसका बेस्ट वर्कर्स का वो अलग अलग अवार्ड के नाम दे देते हैं, इनको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, जिनसे इनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वाह हमने एक अच्छा काम किया। इन्होंने ये वाली बात निकाली कि पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यवहार से है। ये बात क्या कह रही है, ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, कि अगर तुम इंसान को पैसा दे रहे हो और उससे बुरा व्यवहार कर रहे हो ना, वो काम करने नहीं आएगा। क्योंकि पैसा ना एट द एंड, तुम पैसों को खा थोड़ी ना लोगे, कब तक तुम उस पैसे को क्या करोगे। पैसों से खुशी मिलती है, पता है, वाली बात सबको पता है, मुझे भी पता है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से खुशी मिलती है। लेकिन ये कि अगर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तुम्हारे दिल पे वो बात ऐसे चाकू की तरह चल रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, फिर तुम उस पैसे को करोगे भी क्या, मन ही नहीं करेगा उसे स्पेंड करने का, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा ये है कि चाहे तुम पैसे कम दे दो, लेकिन इज्जत दो इंसान को। वो जो इज्जत होती है वो बहुत प्यारी होती है।
तो सामाजिक इनाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक प्रलोभन के बजाय सामूहिक अनुमोदन का ज़्यादा प्रभाव होता है। तुम एक बंदे को बोल रहे हो कि इंसेंटिव दे रहे हो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, सामूहिक अनुमोदन के। तुम पूरे ग्रुप को वो दे रहे हो कि तुम्हारा ग्रुप इतना काम करेगा ना, तुम्हें इतने वो मिलेगा। उनको ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तुम ग्रुप के आधार पे दे रहे हो ना, तो उनको वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर वो मिलके अपनी पार्टी बना के फटाफट काम कर लेते हैं ना कि हम इतना काम करेंगे, हमारे ग्रुप का ये टारगेट है तो हम इसे अचीव कर लेंगे। सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, अपनी वो बना लेते हैं कि किसको कितना काम करना है, कैसे करना है, इस हिसाब से। पर्सनल से ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है, ग्रुप वाला। क्योंकि देखो बेटा, इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, अकेला वो रह नहीं सकता। समाज में है तो लोगों के साथ ही रहेगा, अकेला कोई नहीं रह सकता। वाली बात हम सबको पता है कि हम लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली। अकेला रहना तो इंसान मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता, हम अकेले कैसे रहेंगे। और लड़कियों के लिए खासकर, वो तो बिना बोले रह ही नहीं सकती है ना। तो जहाँ भी वर्क प्लेस पे तुम जा रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, तो पहले थके हुए को काम करना पड़ रहा है, पैसों के लिए काम कर रहे हो, और वहाँ पे तुम्हें कोई बात भी नहीं करना दे रहा, फिर तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी। और ऊपर से डांट के और जा रहे हैं, तो फिर समझ लो क्या दिक्कत आएगी। यही पूरा ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, ये बताया इन्होंने इसमें। पर्यवेक्षण, संगठन का लक्ष्य, कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। श्रमिकों द्वारा सभी स्वीकार किया जाता है, ठीक है। लक्ष्य जो है वो स्वीकार किया जाता है यदि वे विचार विमर्श में शामिल किया जाता है। उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करो, वर्कर्स को। ये वाली बात बोल रहे हैं। अनौपचारिक नेता से सलाह ली जाए। अनौपचारिक जो भी तुम्हारे अनऑफिशियल है बंदे, उसमें जो लीडर बना हुआ, उससे भी बात करो, उसकी सलाह लो। इसके लिए प्रबंधकों की ओर से निर्णय निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। श्रमिक वर्कर जो उनकी भागीदारी हो, वो भी पार्टिसिपेट करे वो डिसीजन मेकिंग में। करने के लिए प्रभावी संचार और इच्छा की आवश्यकता होती है। संचार मीन्स कम्युनिकेशन हो वर्कर्स और मैनेजर्स वगैरह के बीच में। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उनसे भी बात करो, भाई समस्या है क्या, तुम्हारे काम में क्या समस्या आ रही है, वो वाली बात यही समझा सकते हैं। तुम खुद नहीं बता सकते ऐसे आँख से देख के कि ये समस्या है। तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा, जो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम मैनेजर हो, तुम अमीर हो, रिच हो, तुम थोड़ी ना काम करोगे, वर्कर काम करेंगे। फिर वर्कर जी तो बताएंगे कि क्या समस्या है, हमें काम करते वक्त क्या समस्या आ रही है। लाइटिंग की प्रॉब्लम है, या टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, या किसी मशीन में कोई दिक्कत है, ये सब तो वर्कर्स ही बताएंगे ना बेटा। ये बिल्कुल एकदम छोटी सी बात है जो लोग नहीं समझते हैं। लोग अपने घमंड में रहते हैं कि ये क्या बताएंगे, ये तो वर्कर्स हैं, हम बताएंगे, हम हैं समझदार, हमने सारी पढ़ाई की हुई है। लोगों का वो घमंड वाली सिचुएशन आती है, ईगो आती है बीच में। संचार हम समझ गए ना बेटा, बातचीत आपस में, ठीक है। संगठन के विकास और बेहतर कार्य परिस्थिति के लिए विकास के लिए संचार महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन पे ही दोबारा वाली बात बोल रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। श्रमिकों को किसी विशेष निर्णय निर्माण और कार्रवाई के तर्कसंगत के बारे में अच्छे से जानकारी देनी चाहिए। जो भी तुम करवा रहे हो उनसे काम, उसकी कम से कम इन्फॉर्मेशन तो उसे दे दो कि तुम्हें क्या काम कैसे करना है, अच्छी जानकारी दो, ठीक है। प्रबंधकों को अति सामाजिक पे वो देना चाहिए। पूरे 5 पॉइंट अच्छे से इसको कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि मानव के जो मानवीय पक्ष थे उनको इग्नोर नहीं करना है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना है। मैनेजर का बिहेवियर को अच्छा रखना है, उसके बिहेवियर को चेंज करना है। वर्क की जो तुम्हारी स्थिति है उसको अच्छा देना है, वातावरण अच्छा देना है, सुविधाएं अच्छी देनी है, रेस्ट देना है। भावनात्मक क्षेत्र पर बल देना है। भावनात्मक क्षेत्र क्या होता है, हमारे इमोशनल फैक्टर्स, उन पर अधिक बल देना है। उनकी राय लेनी है, उनसे बात करनी है। सहयोगी भागीदारी रखनी है कि उनसे भी उनका पार्टिसिपेशन है, तुम्हें भी कुछ समझे जा रहा है, तुम इस कंपनी के अंदर एक हिस्सा हो, सिर्फ वर्कर्स नहीं, तुम इस कंपनी का एक हिस्सा हो। अनौपचारिक और औपचारिक में बैलेंस बनाना है, ठीक है। अनऑफिशियल जो ग्रुप्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हद से ज़्यादा अनऑफिशियल नहीं करना, हद से ज़्यादा ऑफिशियल भी नहीं करना। अनऑफिशियल और ऑफिशियल के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, अनौपचारिक और औपचारिक के बीच में, ठीक है। ये सारी बातें, मानव संबंध पूरा खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले उन्होंने बात करी मानव के बारे में, फिर उन्होंने 4 टेस्ट बताए हैं, फिर चारों का क्या नतीजा निकला वो ये सारा है। बाकी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आलोचना करेंगे। आलोचना भी हुई है। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, अगर अच्छे पक्ष आते हैं ना तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और उसकी इंसल्ट भी होती है। और होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, परफेक्ट नहीं हो पाती। कोई ना कोई एक क्षेत्र तो ऐसा रह ही जाता है जिसमें कमी रह जाती है। वही करना बस, 2 पेज का है ये। इनकी आलोचना क्या हुई, आलोचना वाले क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम हद से ज़्यादा इनको अनऑफिशियल कर दोगे तो ये फिर अपना पर्सनल ग्रुप बना के कुछ भी करेंगे। और जब तुम इतनी सुविधा दे रहे हो तो कितना पैसा खर्च होगा इनको इतनी सुविधा देने के अंदर। और ये लोग काम ही नहीं करेंगे, फिर इनका मन ही नहीं करेगा। इतनी सुविधा है तो इनका वर्क प्लेस इतना अच्छा बना दोगे, तुम ये काम ही नहीं करेंगे। अगर इनको इतनी भागीदारी दोगे तो फिर तो खुद को ये बहुत समझने लग जाएंगे। ये इन्हीं बातों को अपोजिट करके बोलेंगे, ये निष्कर्ष ये निकालेंगे कि भाई तुम्हारे इसमें थोड़ा सा वो है,
हमारा पैसा बच नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने बोला ना इंसेंटिव दो, सैलरी अच्छी दो, टाइम पे दो। फिर इनका ये था कि भाई हम अगर इतना करेंगे तो हमारा क्या बचेगा। आलोचना, इन्होंने क्या बोल दिया बेटा, हार्टनोस प्रयोग की शोध पद्धति में कमियां बताते हैं। इन्होंने हार्टनोस वाला जो प्रयोग थे उसमें कमियां बता दी कि भाई तुम ये तर्क देते हुए कि बताते हैं कि इसके सैंपल जो है ना अपर्याप्त हैं। तुमने सिर्फ 6 लड़कियों के जो ग्रुप बनाया, अलग अलग ग्रुप बनाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सहयोगी लड़कियों के जो तुमने छोटा समूह बनाया ना, उसके आधार पे तुम पूरे उसको वो नहीं कर सकते। इन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे सिर्फ इसके आधार पर तुम पूरे सारे जितने भी उद्योग है उसको कैसे तुम वो कर सकते हो, सबकी सिचुएशन अलग होती है। इन्होंने ये वाली बात बोली है। दूसरी क्या बोल रहे हैं कि जो ये तुम प्रबोधन दे रहे हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कैरी के अनुसार इन्होंने क्या बोला, वैज्ञानिक आधार की कमी है, इसमें वैज्ञानिक फैक्ट्स ही नहीं है। तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सिर्फ मानव मानव करे जा रहे हो, फैक्ट इन साइंस के फैक्ट नहीं देख रहे हो। ये उनकी मतलब इंसल्ट जैसी होगी। बेहतर कार्य स्थिति और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन क्या बोला इन्होंने कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर तुम काम करना चाह रहे हो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, इनकी ये वाली सोच है। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, पीटर एफ डार्कर की ड्रॉकर भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार ये आर्थिक आयाम सही नहीं जुड़ा हुआ, पैसों से रिलेटेड के तुम पैसे दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, ये बात ना इन्होंने बोला कि अच्छी नहीं है, गलत है, सही से जुड़ा नहीं हुआ। हार्वर्ड समूह के कार्य की प्रकार की नज़रअंदाज किया है। इन्होंने क्या बोला कि जो हार्वर्ड है, अगला पढ़ेंगे हम, तार्किक निर्णय वालों का ना तुमने वो कर दिया नज़रअंदाज। इसकी प्राथमिक ध्यान अंतर व्यक्ति संबंध से है कि तुम सिर्फ फोकस इंसान के ऊपर कर रहे हो, तुम बैलेंस नहीं बना रहे कि तुम सब कुछ लेके बराबर चलो, तुम सिर्फ और सिर्फ इंसान की बात कर रहे हो, ये कह रहे हैं। संगठन में संघों की इस भूमिका की कम समझ के कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। संगठन जो है तुम्हारा, जो संघ है, जो तुम्हारे ग्रुप बने हुए, उनकी भूमिका की कम समझ कि वो बनेंगे, ग्रुप्स जो बनेंगे वो बंदे पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, समझदार थोड़ी है कि वो सही डिसीजन मेकिंग में तुम्हें सही राय दे सके। समझ भी तो बराबर होनी चाहिए उनकी। मैं और उनकी टीम संघ प्रतिनिधित्व के लिए मानव संबंध उन्मुखी मतलब बटा हर तरीके से ओवरऑल। इन्होंने बात कैसे करी है कि ओवरऑल कह रहे हैं ये मेयो और उनकी टीम ने संघ प्रतिनिधित्व कि तुम्हारा जो पार्टिसिपेशन है वो मानव के आधार पे सब उन्मुखी हो, ऑल ओवर हो, विकल्प के रूप में लाए थे ये। लेकिन क्या वो क्या इनका नाम लॉरेंस बेस्टर जैसे विद्वानों ने अन्य सिद्धांतों को संगठन विरोधी बता दिया। इन्होंने क्या बोला, ये तो सिद्धांत जो दे रहे हो तुम संगठन विरोधी है। प्रबंधक संबंधन कहते हुए आलोचना की। इन्होंने क्या बोला, प्रबंधन समर्थक समथार्क